14 जून 2026 की सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एक आईपीएस ऑफिसर जो बिल्कुल अपने काफिले के साथ नहीं था और बिल्कुल अकेला होता है। उन्होंने नीचे लोवर पहना हुआ है, ऊपर टी शर्ट डाली हुई है और आराम से शहर में टहलने के लिए निकल जाते हैं। इसी बीच में रास्ते में पड़ता है महिला थाना और महिला थाने की तरफ देखते हैं। देखने के बाद वो देखते क्या है कि जो मेन गेट है वहाँ पर कोई सिपाही दिखाई नहीं देता। इसके बाद थोड़ा अंदर चले जाते हैं। जब अंदर देखते हैं चारों तरफ, तब भी कोई दिखाई नहीं देता। उसके बाद फिर वो थाने में और अंदर चले जाते हैं, तब भी वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। मुंशी के दफ्तर में पहुँचते हैं तो मुंशी भी अपने दफ्तर में बैठा हुआ नहीं था। महिला थानेदार भी अपने दफ्तर में उस वक्त बैठी हुई नहीं थी। अब ऐसी स्थिति में वो देखने के लिए गए थे कि क्या पुलिस वाले अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं या नहीं करते हैं, सही पे बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। तभी वहाँ कोई दिखाई नहीं देता है। तब दिखाई देता है उन्हें क्राइम का रजिस्टर, और जैसे क्राइम का रजिस्टर दिखाई देता है तो उस रजिस्टर को अपने हाथ में पकड़ते हैं। हाथ में पकड़ने के बाद वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। जैसे निकलते हैं उसके बाद फिर अपने जब सीट पर बैठ जाते हैं, सीट पर बैठने के बाद सबसे पहले दिमाग में आता है कि हाँ, सुबह सुबह जब घूमने के लिए निकले थे तो क्राइम रजिस्टर लेकर आए थे। यानी कि फिर महिला थाने को फ़ोन किया जाता है और महिला थाने में होती हैं उस वक्त एसएचओ सीता सिंह। सीता सिंह से कहा जाता है कि जो क्राइम रजिस्टर है ना अपना, वो उससे लेके आ जाओ। अब क्राइम रजिस्टर की जैसी बात कही जाती है तो सीता सिंह अपनी टीम को पूरी लगा देती हैं और ढूंढने के लिए, लेकिन पूरी टीम को वो क्राइम रजिस्टर मिलता ही नहीं है। इतनी घबराहट सी पैदा हो जाती है कि आखिरकार करें तो क्या करें। अब थाने के अंदर जो जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन सीसीटीवी कैमरे को देखा जाता है और देखने के बाद फिर पता चलता है कि सुबह सुबह कप्तान यानी कि सादा वर्दी में आए थे, ऊपर टी शर्ट पहनी हुई थी, नीचे लोवर पहना हुआ था, वो ही लेके चले गए। अब जाकर सीता सिंह जाकर अपनी सफाई देना शुरू कर देती हैं, लेकिन सफाई देने से बहुत बात आगे बढ़ चुकी थी। यहाँ पर तैनात होते हैं 19 पुलिस कांस्टेबल। सबका पूरे थाने का एक तरह से तबादला कर दिया जाता है और इस बात की चर्चा हो जाती है चारों तरफ कि देखो कप्तान साहब हो तो ऐसे हों, 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। लेकिन वो इतने अलर्ट रहते हैं, इतनी तारीफ होती हैं, लेकिन एक वक्त तो तारीफ हो रही है और एक वक्त ऐसा भी आता है कि पूरा देश उनकी उस बात को लेकर तरह तरह की बातें कर रहा है। बातें कुछ ऐसी कर रहा है कि 6 सेकंड का एक वीडियो होता है, भीड़ में कुछ लोग बैठे हुए हैं, हालांकि पुलिस वाले भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। अचानक ही ये अविनाश कुमार पांडे आईपीएस ऑफिसर 2015 बैच के आते हैं। आने के बाद एक के बाद एक 3 थप्पड़ मारते हुए निकल जाते हैं। यहाँ से उनका दिल नहीं भरता है तो सड़क पे खड़े हुए जो सामान कुछ पड़ा हुआ है, सामान को देखते हैं, पानी की बोतल जो खाली पड़ी हुई, लात मारते हुए कहते हैं कि साले यहाँ गंदगी करके चले गए। ये भी रिकॉर्ड हो जाता है। इसके बाद 21 सेकंड का एक और वीडियो होता है। बंदी वाहन होता है, बंदी वाहन को खुद से खोलते हैं मेरे गुस्से में। खोलने के बाद अंदर जाते हैं, अंदर बैठे हुए शख्स को एक के बाद एक थप्पड़ मारते हैं। वो थप्पड़ की गूंज फिर पूरे भारतवर्ष में फैल जाती है। हर कोई इस बात को लेकर चर्चा करना शुरू कर देता है कि एक तरफ तो वो इतने अलर्ट रहते हैं क्राइम के प्रति कि कहीं कोई क्राइम ना हो जाए, किसी फरियादी को दिक्कत ना हो, और दूसरी तरफ वही कप्तान फिर लोगों को सरेआम ऐसा पीटना शुरू कर देता है। क्या है इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की कहानी, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में एक थाना लगता है टीपी नगर थाना क्षेत्र में गगन एनक्लेव एक जगह लगती है। ये तारीख है 15 मई 2026 की सुबह 9:45 के आसपास का वक्त हो रहा था। बीए थर्ड ईयर में पढ़ने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है ललिता गौतम अपनी मम्मी अपने पापा से कहती है कि आज मेरा एग्ज़ाम है, राजनीतिक विज्ञान का एग्ज़ाम है, मैं एग्ज़ाम देने के लिए जा रही हूँ। घर से जा रही थी खुशी खुशी, जब निकलती है तो उसके बाद शाम तक घर वापस लौट कर आती ही नहीं है। माँ परेशान हो जाती है। माँ ने सबसे पहले पति से कहा कि देखो बेटी नहीं आई है, ललिता सुबह एग्ज़ाम देने के लिए निकली थी लेकिन अभी तक वापस लौट कर नहीं आई है। घर वाले परेशान हो जाते हैं। सीधा उनके पास पहुंचते हैं जिनके पास उस लड़की का आना जाना होता था, जो उस लड़की को जानते थे, पहचानते थे। आसपास के घरों के लोगों से बातचीत करते हैं लेकिन उस लड़की का कहीं अता पता नहीं चलता है। परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं। छोटी बहन है वो भी परेशान थी, छोटा भाई है वो भी परेशान है, पिताजी परेशान है, मम्मी परेशान है, आसपास के लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रात भर उस लड़की को ढूंढा जाता है, तलाश किया जाता है, लेकिन ललिता का कहीं भी कुछ अता पता चलता नहीं। आखिरकार पुलिस वालों की मदद ली जाती है। आसपास के लोग कहते हैं आपको थाने जाना चाहिए, थाने जाने के बाद ये पूरी कहानी बतानी चाहिए। अब पिताजी सीधे थाने जाते हैं और थाने जाने के बाद एक लेटर दिखाते हैं। एक बातचीत करते हुए कहते हैं कि साहब 11 मई 2026 को मेरी बेटी ने एक लेटर लिखा था। उसकी तारीख भी देखो उसमें पड़ी हुई है और किताब में लेटर रखा हुआ था। उस लेटर में लिखा हुआ था कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं एग्ज़ाम देने के लिए जा रही हूँ, एक घबराहट सी हो रही है अजीब सी। हे भगवान तू मेरा ख्याल रखना, कुछ भी ऐसा अनर्थ मत होने देना। यदि मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी बहन वो कैसे रहेंगे मेरे बिना। इसलिए सबको सेफ रखना, मुझे भी सेफ रखना। इस तरह की बातें जब लड़की कहती है, यानी कि पत्र के माध्यम से, तो पुलिस वालों को वो पत्र जब दिखाया जाता है, उसकी बात लिखी हुई एक बाप अपनी बेटे के बारे में बताता है, तो पुलिस वालों को गंभीरता से लेना चाहिए था, लेकिन पुलिस वालों ने शायद इस मामले को उतना गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद उन्होंने एक कहानी सुनाई। कहते हैं 2 साल पहले की बात है। वो रोहटा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन हमारी इतनी बड़ी मजबूरी बन जाती है कि हम लोग गांव छोड़कर
यहाँ आए थे शहर में, ताकि हम अपनी बेटी को, अपने बच्चों को पढ़ा सकें, लिखा सकें, उन्हें आगे बढ़ा सकें। गांव का एक लड़का है जो गुंडा किस्म का है, जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था। कभी वो हमारी लड़की को छेड़ता था, तो कभी उसके साथ अपहरण करने की कोशिश करता था, कभी उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता था। जब बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, एक बार वो थाने भी जाते हैं। थाने जाने के बाद ये पूरी कहानी बयां करते हैं, लेकिन थाने की पुलिस ने शायद इस मामले को इतनी गंभीरता से लिया ही नहीं। फिर बात गांव के जिम्मेदार लोगों तक पहुंच जाती है। गांव में पंचायत आयोजित की जाती है, और जब पंचायत होती है तो पंचायत में ये फिर फैसला लिया जाता है कि अब उस लड़की को कोई भी परेशान नहीं करेगा। हालांकि जो लड़का परेशान करता था उसका नाम अंकुश होता है, अंकुश का भाई होता है अंकित, जिसका नाम होता है पीएससी उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल के पद पर तैनात होता है। वो भरी पंचायत में ये ऐलान कर देता है कि मेरे भाई अब आज के बाद इस लड़की को कभी परेशान नहीं करेगा। मैं इस बात की फुल्ली गारंटी ले रहा हूँ। अब मेरे भाई को माफ़ कर दीजिए। जब पंचायत में ये बात कही जाती है, सबको यकीन हो जाता है, लेकिन लड़की के परिवार वालों को ऐसा लगता है कि ये तो आए दिन की बात हो जाएगी, इसके साथ कोई ना कोई घटना ना हो जाए। इसलिए कहते हैं कि राड़ से बाढ़ अच्छी होती है। वो अपनी बेटी, अपनी दूसरी वाली बेटी, अपने बेटे, अपनी पत्नी, इन सबको लेकर सीधा मेरठ का जो टीपी नगर थाना होता है, वहाँ गगन एनक्लेव होता है, वहाँ जाकर अपने परिवार के साथ रह रहे थे। बस सब कुछ ठीक चल रहा था। बेटी 15 मई 2026 की सुबह 9:45 के आसपास निकली थी। साहब लौट कर वापस नहीं आई है। ये सारी बात सुनने के बाद भी पुलिस ने शायद इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया। तहरीर ले लेती है पुलिस, लेकिन तहरीर लेने के बाद जैसा होता है गुमशुदगी के मामलों में, पुलिस वैसे ही अपना काम करना शुरू कर देती, यानी कि वो ज़्यादा काम करते ही नहीं है। अब वक्त आगे बढ़ जाता है। जो लड़की के माता होते हैं, पिता होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, वो अपने ही तरीके से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। 15 को गई थी, 16 तारीख निकल जाती है, और 17 तारीख जब आती है, 17 मई 2026 दोपहर के लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। रोहटा थाना क्षेत्र में एक उकसिया गांव लगता है। उकसिया गांव में ही ईख का खेत होता है। ईख के खेत में जब किसान अपने ईख के खेत में आया था, तो उसने एक लाश पड़ी हुई देखी। लाश एक लड़की की होती है, बेसुध हालत में पड़ी हुई थी। तभी वो चीख पुकार मचाता है, शोर मचाता है। उसका शोर सुनने के बाद आसपास के लोग आ जाते हैं, और जैसे लोग आते हैं तो फिर 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है। इसके बाद पूरे जिले में वायरलेस कर दिया जाता है, और जैसे ही वायरलेस किया जाता है तो उसके बाद पता चलता है कि टीपी नगर थाना क्षेत्र की एक लड़की गायब है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच जाती है। मौके पर आने के बाद फिर परिवार के लोग भी आते हैं और उस लड़की की शिनाख्त कर लेते हैं, यानी कि उसके कपड़ों की वजह से पहचान कर लेते हैं। लेकिन लड़की का चेहरा था, ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल पूरी तरह से झुलसा हुआ है, जैसे किसी पदार्थ से उस चेहरे को जलाने की कोशिश की गई ताकि उसकी पहचान ना हो सके। अस्त व्यस्त हालत में पड़ी हुई थी। परिवार वालों ने आशंका जाहिर की कि हमारी बेटी के साथ तो दुष्कर्म हुआ है, इसके साथ गंदा काम किया गया है, इसके चेहरे को जलाने की कोशिश की गई, जैसे तेजाब या कुछ भी चीज़ डाली गई है। अब पुलिस वालों ने इस लाश को कब्जे में लिया, और कब्जे में लेने के बाद अब पुलिस की जो तेजी थी वो बढ़ जाती है। जबकि तेजी तो 24 घंटे पहले पुलिस की होनी चाहिए थी। पुलिस सख्ती से कदम उठाती तो शायद पुलिस को अभी जो कुछ करना पड़ रहा था वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद फिर लड़की के इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था, इधर पुलिस ने जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे थे उनको खंगालना शुरू किया। रोहटा अड्डा लगता है, वहाँ का जो सीसीटीवी कैमरा देखा जाता है, साथ ही भूनी टोल होता है, वहाँ का सीसीटीवी कैमरा देखा जाता है। तो देखा यह जाता है कि अंकुश नाम के जिस लड़के पर शक किया गया था, उसी के साथ बाइक पर वो लड़की आराम से बैठी हुई थी, और वो आराम से जा रही है। इसी बीच में पुलिस वालों ने अब उस लड़के को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उससे पूछा तो उसने कहा कि साहब, मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता था, मैं इससे शादी करना चाहता था, मैं इसके साथ ज़िंदगी जीना चाहता था, लेकिन ये लड़की मुझसे दूर चली जा रही थी, इसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है। मैंने गुस्से में इसका गला दबाया दुपट्टे से, और गला दबाने के बाद इसकी हत्या कर दी। जब ये बात आती है तो उन्होंने कहा कि तुमने हत्या क्यों की। इसके पीछे और भी वजह सामने आती है कि जब शादी के लिए लड़की मना कर देती है कि माता और पिता जहाँ कहेंगे वहाँ शादी करेंगे, लेकिन लड़की के जो घर वाले होते हैं इस कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे थे कि लड़के ने झूठी कहानी सुनाई है। अगर ये सच होता तो वो लेटर क्यों लिखती। लेटर में उसने लिखा था 11 मई 2026 को उसने अपनी जान को ख़तरा बताया था। घर से निकलने में उसे डर लग रहा था, घबराहट हो रही थी। घर वाले परेशान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इस मामले में आप निष्पक्ष जांच करिएगा, और जो भी इसमें एक आरोपी तो इस काम को कर नहीं सकता, इसमें ज़रूर कोई ना कोई और आरोपी शामिल होंगे, आप इस मामले की जांच पड़ताल कर लीजिए। बस इतना होना था। उसके बाद फिर पुलिस वालों पर लगातार दबाव बढ़ने लगता है। अब पुलिस वालों को भी तहरीर दे दी जाती है, जिसमें 2 सगे भाई होते हैं। एक का नाम अंकुश होता है जो मुख्य आरोपी होता है, जो पीएससी में होता है। अंकित, उसका भी नाम दिया जाता है। साथ ही निशांत उर्फ हनी का भी नाम दिया जाता है। निशांत उर्फ हनी का नाम इसलिए दिया जाता है कि कुछ दिन पहले एक गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था इस लड़की के अपने साथ ले जाने के लिए, उसको कहीं घुमाने के लिए या फिर जो भी कुछ करने के लिए। लेकिन जब पुलिस वालों के पास इसका नाम आता है तो इसकी CDR निकलवाई जाती है, लोकेशन निकलवाई जाती है। साथ ही कुछ चश्मदीद भी आ जाते हैं, आकर कहते हैं कि साहब ये हमारे साथ हरिद्वार और केदारनाथ की यात्रा पर निकला हुआ था। आपको यकीन नहीं आता तो ये फ़ोटो देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए। जब फ़ोटो और वीडियो दिखाए जाते हैं
तब इस हनी उर्फ निशांत का नाम तो निकाल दिया जाता है, नहीं कि वो तो होता नहीं है, लेकिन पुलिस वाले फिर इस अंकुश को ही पकड़ते हैं और अंकुश को पकड़ने के बाद फिर अपना जो भी कार्रवाई होती है, उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये क्लियर हो जाता है कि लड़की का गला दबाकर उसकी हत्या की गई है, दुष्कर्म जैसी घटना नहीं हुई है या उसके चेहरे को जलाने की कोशिश नहीं हुई है। फिर भी पुलिस ने एहतियात के तौर पर कुछ स्लाइड रख ली सुरक्षित, और रखने के बाद फॉरेंसिक टीम को दिया और जांच पड़ताल में जुट जाती हैं ताकि पता किया जा सके कि क्या वाकई इसके साथ गलत काम तो नहीं हुआ है, यानी कि दुष्कर्म तो नहीं हुआ है। परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होने के बाद डीएम, एसएसपी, एडीएम इनके नाम ज्ञापन देते हैं, और ज्ञापन देने के बाद वो कुछ मांगे करते हैं, और मांग उनकी सबसे पहली होती है कि जो आरोपी है अंकुश, उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए, उसके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसका एनकाउंटर भी होना चाहिए। वो मांग करते हैं कि अंकुश अकेला इस काम को अंजाम नहीं दे सकता, अंकुश के साथ और जितने भी लोग हैं उन सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी होने के बाद उनको पकड़ो और पकड़ने के बाद उनको जेल भेजा जाए। साथ ही जो इसमें एससी और एसटी एक्ट की धाराएं बढ़ाई जाएं, और परिवार के सदस्यों को किसी एक सदस्य को नौकरी भी मिलनी चाहिए, और वो कहते हैं कि परिवार की उचित सुरक्षा भी होनी चाहिए, क्योंकि परिवार इतना डरा हुआ, सहमा हुआ, पहले ही अपना गाँव छोड़ा हुआ था, अब तो मर्डर हो चुका है, अब तो परिवार के लोगों को और ज़्यादा खतरा बढ़ गया है। लेकिन पुलिस वालों ने शायद इस मामले को उतना गंभीरता से लिया ही नहीं। पुलिस वाले अपना काम करते रहे, 3-4 दिन लगातार अखबारों में खबर छपती रही। इसी बीच में जो गंगानगर में एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर एक लड़की के साथ कुछ हादसा हो जाता है। पुलिस वालों की टीम फिर उसमें लग जाती है, और मीडिया का ध्यान उधर चला जाता है, और मीडिया का ध्यान इधर से हट जाता है। पुलिस वाले अपनी जाँच कर रहे थे, और जाँच के दौरान फिर 2 नाम और सामने आते हैं। एक नाम होता है आदेश का, जिसने साक्ष्य को मिटाने में इस लड़के की यानी कि अंकुश की मदद की। दूसरा है जो उसका सगा भाई, जिसके खिलाफ तहरीर आई हुई भी थी, जिसका नाम अंकित होता है, जो पीएससी में होता है। उसने दरअसल इस हत्यारे को अपने यहाँ पर शरण दी थी, उसको भी पुलिस आरोपी बना देती है। और इसके बाद फिर पूरा मई का महीना बीत जाता है, जून का पूरा महीना जी बीत जाता है। अब फिर ये जुलाई आता है, और तारीख आती है 8 जुलाई 2026 की। दोपहर का वक्त हो रहा था, लगभग 12:30 या 1 बजे के आसपास का समय हो रहा था। इस लड़की के परिवार वाले, उनके रिश्तेदार और जानकार, कुछ मिलने वाले, लगभग बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं चौधरी चरण सिंह पार्क में मेरठ में। और इकट्ठा होने के बाद वहीं से एक सलाह मशवरा करते हैं कि हम सब लोग एक साथ इकट्ठा होने के बाद कलेक्ट्रेट की तरफ जाएंगे। कलेक्ट्रेट में डीएम साहब से मिलेंगे, एसएसपी साहब से मिलेंगे, और मांग करेंगे। मांग करने के बाद जो इसमें बाकी हत्यारोपी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो अंकुश का भाई अंकित है, जो पीएससी में है, उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसकी मां की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, बुलडोजर, इस तरह की जो कुछ मांगे थी, उस मांगों को लेकर जब ये बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर सीधा कलेक्ट्रेट की तरफ जा रहे थे, भीड़ को देखने के बाद पुलिस वाले समझ जाते हैं और तुरंत ही तत्काल प्रभाव से गेट लगा देते हैं। जैसे मेन गेट लगाया जाता है, जो भीड़ होती है वो सड़क पर ही रुक जाती है। अब सड़क पर रुकने के बाद फिर ये वायरलेस भी कर दिया जाता है कि कुछ लोग बड़ी संख्या में आए हुए हैं, ललिता गौतम के परिवार वाले हैं, और हंगामा कर रहे हैं। अब यहाँ पुलिस वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। उधर तो प्रदर्शनकारी बढ़ रहे हैं, इधर पुलिस वाले बढ़ रहे हैं, और देखते ही देखते रोड पर जाम लग जाता है। जब जाम लग जाता है तो पुलिस वाले कहते हैं कि बिना अनुमति के तुम इस तरह से जाम नहीं लगा सकते, और इसी तरह से नूरा कुश्ती होती चली जाती है। करीब करीब 3 घंटे का समय बीत जाता है। पुलिस वाले उन्हें समझा नहीं पाते, पुलिस वाले उन्हें तसल्ली नहीं दे पाते। बड़े बड़े अधिकारी होते हैं मौके पर, लेकिन कोई परिवार वालों को ये तसल्ली नहीं दे पाता कि आप चिंता मत करिए, हम आपके मामले में ये मामले की जांच कर रहे हैं, और हमने मई जून में इतना काम कर दिया है। अगर ये तसल्ली देते तो घर वाले शायद वहाँ से चले जाते, लेकिन घर वाले जाते नहीं हैं। बात बढ़ती चली जाती है और बात बढ़ती चली जाती है। तो इसके बाद फिर एसएसपी साहब आते हैं, और एसएसपी साहब ने आते ही सबसे पहले क्या काम करते हैं, जो भीड़ होती है, भीड़ में थप्पड़ मारते हुए चले जाते हैं। 3-4 थप्पड़ लगते हैं, और थप्पड़ों का वीडियो जो था सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो जाता है। इस बीच में कुछ लोगों को पुलिस वाले गिरफ्तार यानी कि हिरासत में ले लेते हैं, और हिरासत में इसलिए लिया जाता है क्योंकि उन्हें ऐसा बताया गया कि उसमें बहुत सारे बाहरी तत्व थे जो इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश में लगे हुए थे। इसलिए उनको जब गिरफ्तार यानी कि हिरासत में लिया जाता है, एसएसपी साहब को बहुत गुस्सा आता है कि इस मामले की कोई अगुवाई कर रहा है। तो उस अगुवाई करने वाले को पुलिस वाले यानी कि एसएसपी साहब पता कर लेते हैं। बंदी वाहन में थे, बंदी वाहन में खुद से दरवाज़ा खोलते हैं, जाने के बाद एक थप्पड़ मार देते हैं। और जैसे थप्पड़ मारते हैं तो जिसको थप्पड़ मारे गए थे उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसको तकलीफ होती है, जिसका नाम रवि गौतम होता है। रवि गौतम फिर यहाँ अपना गमछा अंगोछा टाइप के जो होता है उसे निकालता है। निकालने के बाद उसको बांधने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था कि मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की गई है। न केवल उसने ये काम किया, बल्कि जब कुछ देर के बाद शायद उसको छोड़ दिया गया होगा। ये सब होने के बाद पुलिस वाले नहीं चाहते थे कि मामला ज़्यादा आगे बढ़े, लेकिन रातों रात वो वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो जाता है। और रवि गौतम एसएसपी के पीआरओ को फ़ोन करने के बाद कहते हैं कि मैं फला व्यक्ति बात कर रहा हूँ, मुझे इस तरह से इन्होंने अविनाश कुमार पांडे ने मारा है। एक काम करो, हम दोनों को वैन में बंद कर दो, जो बंदी वाहन था उसमें बंद कर दो, और फिर देखना दोनों में से कौन बाहर निकल के आता है। यानी कि ये खुली चेतावनी हो जाती है, खुली धमकी हो जाती है।
फिर बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। इतनी आगे बढ़ती है कि पुलिस वाले फिर 8 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, मुकदमा भी दर्ज कर लेते हैं, जिसमें 8 लोगों में रवि गौतम होते हैं, दिग्विजय भाटी होते हैं। ये बताया जाता है कि अमरोहा का रहने वाले हैं दिग्विजय भाटी, इन पर वहाँ पर कई सारे मुकदमे हैं। रवि गौतम जो कि नोएडा के रहने वाले हैं, उन पर भी कई सारे मुकदमे हैं। लवि प्रधान, ऋतिक गौतम, नवीन कुमार, हिमांशु, अंकित, अरविंद, इनको हिरासत में लिया जाता है और संख्या बढ़ा दी जाती है। लगभग 13 के आसपास नामजद होते हैं, 50 अज्ञात होते हैं और उन पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि सोशल मीडिया पर ये भ्रामक दुष्प्रचार कर रहे हैं और पूरी जनता को पुलिस के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। इस तरह की बात थी और फिर पुलिस ने फिर और संख्या बढ़ने लगती है और हिरासत में लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सब जब हो जाता है तो पुलिस वालों के सामने और भी चुनौती इसलिए बढ़ जाती है कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती भी बयान देती हैं, फिर ये मामला और तूल पकड़ने लगता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी फिर अपना बयान देते हैं, मामला और तूल पकड़ने लगता है। और नगीना के सांसद होते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, वो परिवार से मिलने के लिए जब वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं, न केवल अब बल्कि जब ये घटना घटी थी, लड़की की हत्या हुई थी, तब भी पुलिस वालों ने वही काम किया जो इन्होंने फिर से दोहराते हैं। यानी कि उन्होंने उस गाँव को पूरी तरह से सील कर दिया। ना तो किसी मीडिया वाले की एंट्री होगी, ना ही किसी नेता की एंट्री होगी, क्योंकि अगर मीडिया वाले वहाँ जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ नई चीज़ निकाल के ला के अखबारों में छाप दें, या फिर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डाल दें, या फिर टीवी चैनल वाले उसे अखबार में, उसे टीवी में चला दें। तो इसलिए पुलिस वाले नहीं चाहते थे कि अंदर की बात निकल के आए। और ऐसे सरना में हुआ था। सरना में पुलिस ने 11 तरह के बैरिकेडिंग किए थे, यानी कि पुलिस वाले किसी को जाने ही नहीं देते हैं। जब बात आती है अपने ऊपर, जब बात आती है प्रशासन के ऊपर, बात आती है शासन के ऊपर, तो सीधा फिर बैरिकेडिंग करना शुरू कर देते हैं और ये इतनी बंदिशें लगा देते हैं कि कोई मीडिया वाला वहाँ पर जा ही नहीं पाता है और नेता भी नहीं जा पाता है। यही कारण है कि चंद्रशेखर आज़ाद को टोल प्लाजा पर रोक लिया गया था, हालांकि उन्होंने वहीं अपनी पंचायत लगा दी और लगाने के बाद कहा कि हमें रोकने की तुम लोग कोशिश क्यों कर रहे हैं। काफ़ी हंगामा होता है, काफ़ी देर जाम रहता है, लेकिन कहावत है ना कि धींग का रास्ता सर पर निकलता है। वो धींग था, उनके खिलाफ तो खैर कोई कार्रवाई होती नहीं है, लेकिन जो पहले दिन प्रदर्शन कर रहे थे 8 जुलाई 2026 को, उनके खिलाफ जरूर FIR दर्ज कर ली जाती है, उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होना शुरू हो जाती है। लेकिन अविनाश कुमार पांडे अगर ये वीडियो देख रहे हो या कोई पुलिस वाले वीडियो दिख रहे हो, तो आपको 2 साल पहले जाना चाहिए। वो 2 साल पहले के परिवार को क्या मजबूरी आई थी जो उसे गाँव छोड़ना पड़ा था। परिवार के साथ साथ वो पुलिस वाले कौन थे जिनके पास परिवार के लोग गए थे ये बताने के लिए कि हमारी बेटी के साथ लड़का छेड़छाड़ करता है, उसका अपहरण करने की कोशिश करता है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए, लोगों को तसल्ली हो जाएगी। साथ ही वो लोग कौन थे जिन्होंने इसमें लड़की के अपहरण के जो गुमशुदगी दर्ज कराई थी, उस मामले में शुरुआत में ही कार्रवाई नहीं की। अगर पहले ही दिन कार्रवाई हो जाती और साथ ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग बुलडोजर चलाने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को सबको चिन्हित कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में बुलडोजर भी चलता है, कार्रवाई भी होती है, हाफ एनकाउंटर भी होता है, फुल एनकाउंटर भी होता है। लेकिन शायद इस मामले में ये सब चीज़ें नहीं हुई थी, और अगर होती तो शायद इतना बड़ा मामला होता नहीं। इसलिए लोगों को गुस्सा भी आता है। गुस्सा आने के बाद अब पूरे देश भर में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन ये डैमेज कंट्रोल कैसे होगा, कब होगा, ये वक्त के साथ कोई नया घटनाक्रम होगा तो हम लोग कोई नई कहानी सुना रहे होंगे, और SSP साहब इस मुद्दे को भूल चुके होंगे और जनता भी इस मुद्दे को भूल चुकी होगी। लेकिन लड़की के जो परिवार वाले हैं शायद इस मुद्दे को कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि उनकी बेटी अब इस दुनिया में है नहीं और वो कभी वापस लौट कर आएगी नहीं, और उसकी वजह से उसके मम्मी पापा भाई बहन वो शायद हमेशा दिक्कत में रहेंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि पुलिस अगर पहली ही बार में मामले को पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत से अगर दिखाए, जो पीड़ित है उसकी भी बात सुने और जो जिसके खिलाफ मामला जा रहा है उसकी बात सुने, दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद जो सही को सही, गलत को गलत अगर पुलिस करती है तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि अगर जरा सा भी किसी का पक्ष ले लिया तो जाहिर सी बात है कि इतना हंगामा होना तो फिर लाजमी है। जाते जाते प्रेमचंद अहिरबार हैं, उनकी पत्नी है ज्योति अहिरबार, जो कि छतरपुर के रहने वाले हैं। आज इनकी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें पूजा कपूर है दिल्ली से, अमरजीत विश्वकर्मा, राम बहादुर सिंह, शैलेश कुमार, देशराज गौतम, पवनेश कुमार, गुलजार अहमद, मौसम खान, करीम खान, फतेह सिंह तोमर, दयाराम अहिरबार, राजकुमार यादव, हरीश शेख, अक्षय सिंह ठाकुर, मंटू राज, नीलम राठौर, विनोद राठौर, ईश्वर लाल बघेल, शकील खान, चांद बाबू, सूरज पासवान। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।